गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज आज के क्लास में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इंड एस 33 अर्निंग्स पर शेयर। छोटा स्टैंडर्ड है, इजी स्टैंडर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है और एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट लास्ट 2 एग्जाम जो हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, लास्ट दोनों एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इंड एस 33 से। करेक्ट, तो इंपॉर्टेंट भी हो गया। चैप्टर खत्म हो गया ना, न्यू चैप्टर स्टार्ट्स। क्यों से भी आता है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेस है, इंडेस 19, इंडेस 33। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेस है। अच्छा अभी सुनो, इंडेस 33 का नाम है अर्निंग्स पर शेयर। आज के क्लास में मटेरियल का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ ही अपने फंडा कॉन्सेप्ट समझेंगे। एवरीवन अटेंडिंग ऑनलाइन, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कंफर्म करो। जा रहे क्या तुम लोग? अरे लोग जा रहे हैं। ये बात भी है। अभी अभी बेटर है क्या गाइज? एक बार कंफर्म करना है एवरीवन अटेंडिंग ऑनलाइन। अभी भी लैग है कि इट्स फाइन नाउ? सर पूरा यूट्यूब में अपलोड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडेस 19 हो चुका, इंडेस 33 का कुछ क्लासेस तक अपलोड होगा, 1 या 2 मैक्सिमम 3 तक अपलोड होगा, उसके बाद ऑब्वियसली अपलोड नहीं होगा। बात किया भाई, बोला पूरा बैच यूट्यूब में पढ़ा देंगे। बहुत समझदार आदमी है। तो अब सुनो, इंडेस 33 अर्निंग्स पर शेयर। तो एस का नाम ही समझो, स्टैंडर्ड का नाम ही है अर्निंग्स पर शेयर। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएस। खाली नाम को ठीक से देखो तो तुमको समझ में आएगा, अर्निंग्स पर शेयर। तो पर शेयर कितना कमाई हो रहा है, ये पूरा का पूरा इंडेस उसके ऊपर है। सर सबसे पहला बात तो कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी पर शेयर कितना कमाता है, ये कैलकुलेट करने का जरूरत ही क्यों है? ये ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड कभी भी ये नहीं बोल सकता है कि आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इंडेस, इसका इंडेस 33 के हिसाब से जो अर्निंग्स पर शेयर है, आपको अर्निंग्स पर शेयर अपने पीएल में बताना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट इंडेस का नहीं हो सकता है। इंडेस अपने को कैलकुलेशन का तरीका बता सकता है, आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर डिस्क्लोजर का जरूरत कोई दूसरे एक्ट में या कहीं लिखा हुआ है तो किस तरह से डिस्क्लोज करना है, क्या क्या बात डिस्क्लोज करना है, ये गाइडेंस दे सकता है। लेकिन जो अपना शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 आप लोग जानते हो, शेड्यूल 3 का क्या काम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट का, पीएल का, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बताता है अपने को, फॉर्मेट। ठीक है, शेड्यूल 3 का क्या काम है? बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स का फॉर्मेट बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या फिर इंडेस 7, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए फॉर्मेट बताता है। तो बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स के लिए अपने पास फॉर्मेट शेड्यूल 3 से आता है। शेड्यूल 3 अपने को जब पीएल का फॉर्मेट बताता है ना, तो पीएल के फॉर्मेट में पहले बोलता है वर्टिकल फॉर्मेट में इनकम लिखिए। इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है, सेल्स। और अदर इनकम, अदर इनकम का मतलब रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कोई और मिसलेनियस इनकम वगैरह सब कुछ लिख दीजिए। तो ये आपको क्या मिला? टोटल इनकम। टोटल इनकम मिला, करेक्ट। फिर आप बोलते हो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में 7 हेड्स है। ठीक है, एक बार सिर्फ बोल रहे हैं, सुन लो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी स्टॉक इन ट्रेड,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। जैसे ही आप शेड्यूल 3 कंप्लीट करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो आपके सिलेबस में चैप्टर है, जैसे ही आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हो, आप लोग का ये पीएल का फॉर्मेट में कमांड एकदम जबरदस्त वाला आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मेट लर्न करने का बिल्कुल भी चाप प्रेशर लेना ही नहीं है। जैसे शेड्यूल 3 कंप्लीट होगा, आप लोग को एकदम सॉलिड इसके ऊपर ग्रिप रहेगा। तो आपका टोटल एक्सपेंसेस भी आ गया, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, बोलो क्या मिलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्सेस कर दें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एक बार हम बोल रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, और एक बार एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर है 10 लाख मान लो। सर कैसे आया? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किए तो मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का खर्चा को भी माइनस किए तो मिला प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अब बताओ यहां पे एग्जांपल, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सर ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से फॉर एग्जांपल 1 लाख। तो ये शेड्यूल 3 का ही रिक्वायरमेंट है कि आपको यहां पर अर्निंग्स पर शेयर बताना पड़ेगा। करेक्ट, तुम खुद बोल रहे हो सर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना कमाया? 10 लाख रुपया। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं? 1 लाख। तो एक एक शेयर के पीछे बोलो कितना कमाया, एक एक शेयर के लिए कितना कमाई करके दिया? 10 रुपीज। 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, दिस इज ₹10 पर शेयर। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। शेड्यूल 3 बोलता है कि आपको अर्निंग्स पर शेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल के साथ ही बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपने बताया टोटल इनकम कितना, टोटल एक्सपेंस कितना, तो प्रॉफिट आपने बताया, प्रॉफिट के साथ ही तुरंत बताओ कि एक एक शेयर का कितना कमाई है। अब ये अपने को यहां पे डिस्क्लोजर देना है, तो ये कैलकुलेट कैसे करें? सर इतना सिंपल तो था कैलकुलेशन, इसके लिए स्टैंडर्ड बनाने की क्या जरूरत है? जब स्टैंडर्ड पूरा पढ़ लेंगे तब तक बात समझ में आएगा कितना कुछ था इसमें पढ़ने का। बोलो। हाँ, इतना आप थोड़ा एडवांस में जा रहे हो। अभी हम सिंपल फंडा खाली इतना सा चीज बताए हैं कि अर्निंग्स पर शेयर किसको बोलते हैं। अभी स्टैंडर्ड शुरू ही नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, सारा बात आएगा। जो जो आप सुने हैं सोचे हैं वो भी आएगा, जो आप नहीं अभी तक सोचे हैं वो भी आएगा। ठीक है, तो ₹10 पर शेयर आया। ये तो बड़ा सिंपल था सर, अर्निंग्स कितना है और नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो अर्निंग्स पर शेयर आ गया। अब इसके ऊपर क्या इंडेस का गाइडेंस है, इंडेस 33 क्या क्या बात बोलता है, पूरा बात सुनते चलना। तुम लोग लिखना स्टार्ट करो। देखो, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर तो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीईपीएस। बीईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, बोलो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स।
यस कौस्तवा, आप आज का सेशन आराम से अटेंड कर सकते हो। ये सेशंस से कोई इसका लिंकेज नहीं है। बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। हम लोग इसको प्यार से शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ये एग्जाम में नहीं चलेगा, बट बार बार पूरा पूरा लिखें, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो हम लोग इसको प्यार से क्या बुलाएंगे, पाफेश और वानोस। पाफेश और वानोस। पाफेश तो स्टैंडर्ड टर्म है, मतलब तुम क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो और शायद लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल बोल लो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसको बहुत लोग अर्निंग्स भी बोलते हैं, EAFESH, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या अर्निंग्स, EAFESH, वो भी चलेगा, पाफेश भी चलेगा। बोलने में पाफेश अच्छा लगता तो पी लिखवा रहे हैं। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ये स्टैंडर्ड टर्म बिल्कुल भी नहीं है, ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं चल सकता, कभी मत लिखना। ये जस्ट अपने क्लास में डिस्कस करेंगे तो बहुत बार लिखना पड़ेगा, तो बार बार ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर लिखें, उसकी जगह वानोस लिखें। तो सुनो, अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अगर मान लो एग्जाम्पल में भी नंबरिंग देना, एग्जाम्पल नंबर 1, अर्निंग्स मान लो ₹10 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स अगर 1 लाख है, देयरफॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर बताओ कितना होगा। 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 10 पर, ये इसी तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल है। जो अपने अभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट का बात किए थे वही है ये। थोड़ा सा एग्जाम्पल को और बेटर बनाते हैं, लिखो एग्जाम्पल 2। हाँ हाँ, अब ये यहां पे देखो, हम सिर्फ अर्निंग्स लिखे और कुछ लिखे ही नहीं, तो तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन में और कोई डेटा भी नहीं है तो यही पाफेश है, यही अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। हम तुमको खाली नंबर ऑफ शेयर बोले तो यही ऑर्डिनरी शेयर है, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ बोला ही नहीं। यही वेटेड एवरेज है, यही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है, करेक्ट। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर अपने पास आ गया ₹10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, ₹10 पर शेयर। देखो एग्जांपल नंबर 2, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर लिखो 10% डिबेंचर्स, 20 लाख। क्या हुआ, क्या कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया? टैक्स रेट है 40%। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर व्हेन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना? अच्छा, ये तुम लोग अपने आप कर रहा है, चलो हम वेट कर रहे हैं, करो अपने आप। 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अपने आप जेन्युइनली ट्राई करो, फिर अपने डिस्कस करेंगे। क्या लॉस आ गया?
0.12। सोल्यूशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलो कितना है? सबसे पहले क्या लेस करें? सर पहले आप इंटरेस्ट माइनस करिए तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से आप टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले आप देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद प्रॉफिट जो बच जाएगा उसको बोलते हैं दैट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर लोग को क्या मिलता है? प्रॉफिट जो लास्ट में बच जाता है, सबको देने के बाद जो बच जाता है वो मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी जब दे देंगे उसके बाद जो बच जाएगा वो है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, करेक्ट? तो इंटरेस्ट पहले दे दो, इंटरेस्ट कितना रुपए का कितना परसेंट? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग के पास बच गया 5 लाख, करेक्ट है क्या? लाख, ये बचा जो 3 लाख, इसको क्या बोलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस कर दिए प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड 40 लैक्स का 12%, 480। तो 480 प्रेफरेंस डिविडेंड 480 क्या दे पाएंगे? क्या दे पाएंगे? तब प्रेफरेंस डिविडेंड तभी दिया जाता है जब आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट होता है। आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं 480, आपके पास प्रॉफिट ही टोटल अवेलेबल 3 लाख है, तो यहां पे देखो रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड टू ₹3 लाख, ये 3 लाख रुपया को दे दिए। तो उसके बाद प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या बचा? निल। ईबीटी लिख सकता है। अच्छा यहां पे अब दिक्कत ये आ रहा है कि सर इसको हम पीबीआईटी की जगह ईबीआईटी बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हो। इसको सर हम पीबीटी की जगह ईबीटी बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हो। इसको पैट की जगह ईट बोल सकते हैं, ईएटी बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हो। अब आगे बोल, इसको ईएफईएसएस बोलने का मन है? बोल, कर ले, सब पी को रिप्लेस कर दे ई से, चलेगा। क्या चीज? 480 तुम दे ही नहीं सकते हो ना प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि उतना प्रॉफिट तुम्हारे पास है ही नहीं। और प्रेफरेंस डिविडेंड को तभी देते हैं डिविडेंड जब तुम्हारे पास प्रॉफिट होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मान लो, अच्छा ऐसा होता है क्या कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड दिया जाता है इवन इफ यू डोंट हैव प्रॉफिट? ऐसा होता है? मेरे पास प्रॉफिट है ही नहीं उतना, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड फिर भी देना पड़ेगा, क्या ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होता तब तो वो डिबेंचर ही बन जाता, तब तो वो इंटरेस्ट हो जाता। मतलब तुम बैंक से लोन लिए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बैंक को जाकर के क्या ये बोल सकते हो कि भाई बैंक मेरा इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ यार, तेरे को हम इंटरेस्ट कैसे दे? बोल सकते हो? इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तुमने अगर डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर होल्डर लोग को क्या ये बोल सकते हो कि डिबेंचर होल्डर तुम लोग का इंटरेस्ट कैसे दें, मेरा इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ? नहीं बोल सकते, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा क्योंकि वो लेंडर है। ठीक है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रॉफिट तो है बट इस साल तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देंगे, क्या ऐसा बोल सकते हैं? प्रॉफिट तो हुआ है मेरा बहुत सारा बट तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड इस बार नहीं देंगे, क्या ऐसा बोल सकते? ऐसा नहीं बोल सकते। बट क्या प्रेफरेंस डिविडेंड को ये बोल सकते हैं कि देख भाई प्रॉफिट तो हुआ है बट इनएडिक्वेट है, इसलिए तेरा पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाएंगे? यही तो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब, यही तो होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या ये बोल सकते हैं कि देख इक्विटी शेयर होल्डर, पैसा हम लोग बहुत सारा कमाए हैं इस बार, प्रॉफिट तो बहुत सॉलिड हुआ है बट इस बार कोई डिविडेंड नहीं देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को ये भी बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो? डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में? इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है? डिबेंचर होल्डर लोग को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है चाहे कितना भी प्रॉफिट या लॉस हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है बट ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, व्हेन देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कैसे बांटेंगे? बात समझ में आया? क्लोज हो गया। तो इसका मतलब अर्निंग्स पर शेयर निल है, देयरफॉर अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू निल।
अब इसी में एक चीज लिखवा रहे हैं, से इन द अबव एग्जाम्पल %12 preferential capital is ₹4 lakh. Instead of ₹40 lakh. एकदम सेम टू सेम सोल्यूशन है, फटाफट से कर दो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ प्रेफरेंशियल कैपिटल जो है ना वो 4 लाख है 40 लाख की जगह, ये 7 लाख आया लेस इंटरेस्ट। अब हम कैलकुलेशन यहां पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऊपर अपने देख चुके हैं। 2 लाख, तो ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 5 लाख, टैक्स लेस कर दो 2 लाख, तो अपने को मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना 3 लाख, में से लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 4 लाख का 12% 48,000। देयरफॉर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना 2,52,000। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बोलो, देयरफॉर बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 2.52 पर शेयर। एकदम सिंपल सा चीज था, बोलो क्लियर है क्या सब? डन है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था 2, देखो एग्जाम्पल 3। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख, 10% डिबेंचर्स 20 लाख। अब ध्यान से देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और 14% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फोर लाख और 1 लाख। टैक्स रेट इज इक्वल टू 40%। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1 लाख। क्या ये 1 लाख है? हाँ हाँ डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर।
तो सर ये एग्जांपल तो एकदम सेम टू सेम, एकदम ही सिमिलर एग्जांपल है, नंबर्स भी सेम है, खाली अब यहां पे प्रेफरेंस शेयर हम लोग को दो दे दिए, दो अलग अलग क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। एक है 12% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है 14% नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर क्यूम्यूलेटिव और नॉन क्यूम्यूलेटिव में बताओ डिफरेंस क्या है, पता है तुम लोग को? क्यूम्यूलेटिव वाला क्या है बताओ, क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? एक्सेलेंट। अगर किसी साल में लॉस हो रहा है, जैसे अभी एक एग्जांपल में आपने देखे कि पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे हो पाया था क्योंकि उतना प्रॉफिट ही नहीं था। मान लो किसी साल में लॉस हो रहा है फर्म का, तो क्या वो प्रेफरेंस डिविडेंड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ अगर ऐसा अग्रीमेंट है कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर सुन, अगर किसी साल तेरा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाए बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या हमारे लॉसेज हो रहे हैं, तो टेंशन मत ले, अगले साल अगर हम लोग एडिक्वेट प्रॉफिट कमाएं तो अगले साल का तो प्रेफरेंस डिविडेंड पहले देंगे ही, पिछले साल का जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड है वो भी देंगे। मान ले 2 साल तक डिविडेंड नहीं दे पाए क्योंकि 2 साल लॉस हुआ, टेंशन मत ले, तीसरे साल में अगर हम लोग बहुत सारा प्रॉफिट कमाएं तो तीसरे साल का जो तेरा प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है वो तो देंगे ही, पिछले 2 साल का जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं दे पाए थे वो भी देंगे। मतलब तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम लोग नहीं पे कर पा रहे हैं वो अक्यूमुलेट होता चला जा रहा है एज अरियर्स ऑफ डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसको बोलते हैं क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूम्यूलेटिव क्या हुआ कि देख भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर किसी साल में प्रॉफिट कमाए, सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, तेरे को डिविडेंड दे देंगे, अगर लॉस हुआ तेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देंगे और वो नेक्स्ट ईयर में भी नहीं देंगे। वो साल गया, तेरा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, क्लोज हो गया, वो लैप्स हो गया। नेक्स्ट ईयर में जब वापस से बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे तो बस उस साल का ही डिविडेंड देंगे, पिछले साल का कोई डिविडेंड तुमको नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा डिविडेंड अक्यूमुलेट अब नहीं हो रहा है क्योंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। ये जनरली ना नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट इज ऑल्सो लिटिल हायर। तुम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा, लॉस हुआ तो भूल जाओ, इसलिए वो बोलेगा ना भाई हम रिस्क ले रहे ज्यादा, मेरे को ज्यादा प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए। बात समझ में आ रहा है? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो सर है तो दोनों ही प्रेफरेंस शेयर ही, दोनों को प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही है, एकदम नॉर्मल तरीके से पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट 2 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 5 लाख, टैक्स रेट तो 40% है तो लेस टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 3 लाख लेस। यहां पे थोड़ा सा केयरफुल, हड़बड़ा के अपने आप लिखने मत जाना, मेरे साथ में लिखना, रेफरेंस डिविडेंड अंडरलाइन करने के बाद रुक जाना। ऑन 12% cumulative प्रेफरेंस, ब्रैकेट में लिखो वेदर पेड और नॉट। कैलकुलेट करके बता दो इसके ऊपर कितना आ रहा है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर 4 लाख का 12% 48,000 करेक्ट है। अब देखो ऑन 14% नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ओनली इफ पेड,
ओनली इफ पेड। बोलो कितना हो रहा है? 1 लाख का 14%, 1 लाख का 14%, 14,000। तो तुम्हारे पास है क्या एडिक्वेट प्रॉफिट जो तुम दे पाओ? 3 लाख में से 48,000 तो इसको दे दिए, तो 252 बचा हुआ है। सर बहुत सारा प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है, खाली 14,000 देना है, तो 14,000 दे पाओगे ना? दे पाओगे तो लेस कर दो। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या एट्रीब्यूट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना? weighted average number of shares 1 lakh, therefore basic earning per share 2.3 per share। एकदम इजी चल रहा है, कोई भी कंफ्यूजन चल रहा है? सर ये रेड पेन से आप कुछ कुछ लिख दिए यहाँ पे ब्रैकेट में, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, ये अभी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल में। खाली इस बात को जो ब्रैकेट में जो लिखे ना, खाली उस बात को एक बार इग्नोर करो। इसको लेकर के डिटेल डिस्कशन अब अभी नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। बाकी एकदम कंफर्टेबल चल रहा है क्या? इजी लग रहा है क्या कि यहाँ पे कुछ भी डिस्कंफर्ट है? वेरी इजी। तो देख इस वेरी इजी को थोड़ा और इजी करते हैं। से इन अबव एग्जांपल there is a loss of rupees 7 lakh instead of PBIT of rupees 7 lakh। लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। एकदम इजी, आराम से लिखो पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोलो कितना लिखे? 7 लाख ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि नेगेटिव है सर, 7 लाख का लॉस है। अब बोलो लेस इंटरेस्ट करें, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉस है, लॉस है। लॉस है तो क्या हुआ? इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो लॉस हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो बहुत ज्यादा लॉस हो, डजेंट मैटर, इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना? 2 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, नेगेटिव में 9 लाख, ठीक है। फिर लेस टैक्स बोलो, टैक्स जब प्रॉफिट ही नहीं है तो टैक्स क्या चीज का दें? टैक्स तो प्रॉफिट पे दिया जाता है, तो नो टैक्स। तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो 9 लाख नेगेटिव, ठीक है। एक तरह से अक्यूमुलेटेड अभी तक का लॉस है। अभी बोलो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड करें? लिखो थोड़ा एक बार लिखो, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब इंडेस क्या बोलता है? इंडेस बोला कि क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है ना, ऑन 12% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है वेदर यू हैव पेड और नॉट, वेदर पेड और नॉट। क्यों सर ऐसा क्यों करवा रहा है? क्योंकि इंडेस 33 यहां पर कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा है, बोल रहा है आप इस साल नहीं दिए, नेक्स्ट ईयर देना पड़ सकता है। आप ऐसे मान के चलो कि अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, वो आपको देना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो वो आप खाली 9 लाख का लॉस मत काउंट करिए,
प्रेफरेंस डिविडेंड को आपने जो करंट ईयर में नहीं पे कर पाए हैं वो भी नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, उसको भी अभी लॉस बोलिए, वो भी अल्टीमेटली आपको बाद में देना पड़ेगा। तो जब टर्म्स के हिसाब से जब देना पड़ेगा तब दीजिएगा, बट ईपीएस का कैलकुलेशन के हिसाब से इसको अभी अकाउंट फॉर करिए। कंजर्वेटिव अप्रोच है, क्योंकि अगर आप यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड लेस नहीं करेंगे तो आप जो लॉस पर शेयर बताएंगे ना वो आप कमती बता देंगे। थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ आपका और ज्यादा लॉस बताइए, कमती कमती लॉस मत बताइए। समझ में आ रहा है बात? तो इसका कैलकुलेशन 4 लाख का 12% 48,000 वेदर पेड और नॉट। लेकिन सर नॉन क्यूमुलेटिव में तो आपको बाद में देना ही नहीं पड़ेगा। ऑन 14% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ओनली इफ पेड, ओनली इफ पेड। बोलो देना पड़ा क्या? ना अभी देना पड़ा ना बाद में देना पड़ेगा, तो आप क्यों लिखोगे? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सर लॉस है तो इन लोगों को डिविडेंड अभी तो दिए नहीं है और ना बाद में देंगे, तो ये कुछ भी लेस नहीं होगा। अब बोलो पाफेश 9,48,000 का नेगेटिव। हाँ एग्जैक्टली माई वर्ड्स, 9,48,000 आ रहा है। Therefore basic earning per share is equal to, लिखा यही जाता है। तुम इतना देर से प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल लिख रहा है और फिर ब्रैकेट में दे रहा है ना, ईपीएस में भी यही काम करेंगे। ₹9.48 पर शेयर, ऐसे ₹9.48 पर शेयर का लॉस पर शेयर हो गया बेसिकली। इसको लिखा यही जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड टर्म यही है, बीईपी, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। नोट लिखो। इन केस ऑफ cumulative preference share, dividend is considered whether declared, that is paid, or however case of non-cumulative preference dividend is considered only if तो बेसिक अर्निंग्स पर शेयर के कैलकुलेशन में अपने बोल सकते हैं सर दो पार्ट है, एक है न्यूमरेटर और दूसरा है डिनोमिनेटर। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर के कैलकुलेशन में दो पार्ट है, एक है न्यूमरेटर, दूसरा है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिनोमिनेटर में है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। न्यूमरेटर का जितना डिस्कशन था अपने कर चुके हैं, खत्म हो गया इस एग्जांपल में। एग्जांपल लिए न्यूमरेटर का डिस्कशन खत्म, मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में तुमको बस यही सब देगा, तुमको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे देगा,
फिर तुमको डिबेंचर का डिटेल, लोन का डिटेल, 3-3 लोन का डिटेल, 3-3 डिबेंचर का डिटेल दे सकता है। अगर सम को बड़ा बनाना है तो फंडा थोड़ी ना चेंज होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा। फिर उसके बाद तुमको प्रेफरेंस शेयर दे सकता है, टैक्स का रेट दे सकता है, प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दोनों दे सकता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे। अब अपने बात करने वाले डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। ध्यान से समझो, बीपीएस का फॉर्मूला फिर से देखो, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू वाफेश बाई वनोस, करेक्ट है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बताना ये फॉर द पीरियड है कि एज ऑन अ डेट है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द पीरियड है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड का प्रॉफिट है या एक दिन कमाए है, 31 मार्च के दिन कमाए हैं वो वाला प्रॉफिट है? फॉर द पीरियड है। जो आप प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल इतने देर से बोल रहे हो कि ये 9,48,000 का लॉस है, क्या ये 31 मार्च का लॉस है? ये अप्रैल से मार्च तक का लॉस है। यहां पे आपने जो प्रॉफिट बोला 238, ये साल भर का प्रॉफिट है, फॉर द पीरियड है। अच्छा, और ये जो नंबर ऑफ शेयर बोलेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो बोल रहे हैं, ये पूरे साल का नंबर ऑफ शेयर आप बोले हैं एज ऑन अ डेट का? आपके पास नॉर्मली नंबर ऑफ शेयर का जो डिटेल अवेलेबल होता है वो कब का अवेलेबल होता है? अपने पास एक एज ऑन अ डेट का नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल होता है। तुम किसी भी कंपनी से अगर पूछोगे कि भैया तुम्हारा बताओ आज का प्रॉफिट कितना है, कैसे पूछते हो? नहीं पूछते, तुम पूछते हो कि भैया फॉर द पीरियड आपने कितना कमाया। बट जब नंबर ऑफ शेयर पूछा तो तुम क्या पूछते हो? आज के दिन आपका कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। समझ रहे हो? देयर इज अ गैप। आपने न्यूमरेटर लिया है फॉर द पीरियड, नंबर ऑफ शेयर का डेटा अवेलेबल होता है एज ऑन अ डेट, तो वो एज ऑन अ डेट वाला डेटा से बात नहीं बनेगा। आप अगर प्रॉफिट कमाए 2,38,000, एग्जांपल 2,38,000 का न्यूमरेटर है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये है फॉर द पीरियड, ठीक है। अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर अगर आप लेते हैं एज ऑन 31 मार्च का, से फॉर एग्जांपल अगर हम तुमको बोले 31 मार्च के दिन का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये 1 लाख शेयर आप 31 मार्च के दिन का तो बता दिए, बट ड्यूरिंग द ईयर क्या ये 1 लाख शेयर सारा आउटस्टैंडिंग था? वो जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सर 1 अप्रैल 24 के दिन नंबर ऑफ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग था वो खाली 10,000 था। फिर जब 15 मार्च आया तो 90,000 का शेयर और इशू कर दिए। तो जब 31 मार्च आया उस दिन तक टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 25, ठीक है। 31 मार्च 15 मार्च 25 के दिन 90,000 शेयर और इशू किए, तो 31 मार्च 25 के दिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया कितना? 1 लाख। तो अब यहां पर 1 लाख लिखना क्या सही बात होगा? सोचो एक बार, आप प्रॉफिट साल भर में कमाए हैं 2,38,000। अब क्वेश्चन ये है कि एक एक शेयर के लिए कितना कमाए। तो क्या ये जो 2,38,000 कमाए हैं, क्या ये 1 लाख शेयर के लिए कमाए हैं? जी नहीं, ये 1 लाख शेयर में से 90,000 तो 15 मार्च के दिन आए हैं। मेनली मोटा मोटी ये पूरा कमाई 238 किया गया इस 10,000 शेयर के लिए। बोलो यस और नो? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर तो ये 10,000 शेयर ही आउटस्टैंडिंग था, ये तो खाली 15 दिन के लिए आ गया। अब ये 15 दिन के लिए 90,000 का शेयर, 90,000 शेयर तो खाली 15 दिन के लिए था ना। क्या ये इस 238 का हकदार होगा? नया इक्विटी शेयर होल्डर लोग, क्या पूरा साल भर जो कंपनी ने कमाया उसका हकदार है? सोचो एक बार, नहीं है ना। तो अगर तुम यहां पे ये 1 लाख लिखते हो तो फील आना चाहिए कि ये गलत बात हो गया। ये 1 लाख नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको हम डेटा एक बार वापिस से समझाने के लिए तो हम इसको ऐसा कर देते हैं। 1 अक्टूबर 24, 1 अक्टूबर 24 कितना? 90,000। तो आपका पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग कितना नंबर ऑफ शेयर था? तो टाइमलाइन के थ्रू समझो। 1 अप्रैल 24 के दिन कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग था? 10,000 ओनली। बीच में आया 1 अक्टूबर, बीच में आया कितना? 90,000 शेयर। यहां पे हो गया कितना? 1 लाख शेयर, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख शेयर। ये 6 महीना के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग था? 10,000। और ये 6 महीना
1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग था, करेक्ट है। अगर ये 6 महीना था, अगर हम लोग इसको टाइम बेस्ड वेटेड एवरेज करें ना, टाइम बेस्ड वेटेड एवरेज करें, तो अपने बोल सकते हैं कि ये 10,000 6 महीने के लिए था। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 5,000 पूरा साल भर था। 10,000 अगर 6 महीने के लिए था तो 5,000 पूरे साल भर था। और ये 1 लाख 6 महीने के लिए था, 1 लाख 6 महीने के लिए था, तो इसका मतलब पूरे साल भर 50,000 था। देयरफॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 55,000। इसको हम अलग तरीके से भी बात करते हैं। हाँ, फिर से बताते हैं, चलो इस चीज को हम अलग तरीके से बता रहे हैं, सुनो। देखो, ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये वाला 10,000 शेयर पूरा साल भर आउटस्टैंडिंग था, चलो इसको अब ऐसे बोल सकते हैं, ये 10,000 शेयर पूरा साल भर आउटस्टैंडिंग था। बट ये वाला जो 1 लाख, यहां पे 90,000 शेयर जो और इशू हुआ है, ये सिर्फ 6 महीना ही आउटस्टैंडिंग था, बोलो यस और नो। ये पूरा 1 ईयर के लिए 10,000 शेयर, और ये 90,000 शेयर ओनली फॉर 6 मंथ्स, बोलो यस और नो। तो अगर हम वेटेड एवरेज करें, ये 10,000 तो पूरा साल भर सर था ही, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं, प्लस 90,000 6 महीने के लिए था, तो पूरा साल भर एक एवरेज अगर बोलना हो कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग था, क्या बोलेगा? 6 मंथ्स के लिए 90,000 शेयर, तो पूरा साल भर के लिए 45,000 शेयर बोल सकता है क्या? अगर हम पूछे इसको एवरेज करके बोल, वेटेड एवरेज उसी को बोलते हैं, टाइम बेस्ड वेटेड एवरेज। टाइम बेस्ड वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ, ये फील आना चाहिए सर 90,000 शेयर अगर आउटस्टैंडिंग है 6 महीना, तो पूरा साल भर के लिए अगर एक एवरेज नंबर बताना है, बताओ पूरे साल भर कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग था, एक एवरेज करके बताओ। तो 45,000 हुआ कि नहीं हुआ? सर ये आप कैसे बता रहे हैं, देखो 90,000 इंटू 6/12, और ये 10,000 पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग था। अगर समझना है तो मतलब लिखने का जरूरत नहीं था, बट तुमको बता रहे, देखिए पूरा 12 महीना आउटस्टैंडिंग था, ये 6 महीना ही आउटस्टैंडिंग था, तो कैलकुलेट करके कितना बोलेगा? 55,000। तो दो तरह से ऑब्वियसली तुम देख सकता था कि सर इसको तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि यहां पे देखिए ये 10,000 वॉज आउटस्टैंडिंग ओनली फॉर 10,000 फॉर 6 मंथ्स, और यहां पे अब नंबर ऑफ शेयर बढ़ के हो चुका था 1 लाख, तो 1 लाख वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ्स। अब अगर तुम इसको ऐसे सॉल्व करता है तो देख 10,000 इंटू, अब तुम 6/12 बोला, प्लस 1 लाख इंटू 6/12 बोला, ये वापिस से 55,000 ऑब्वियसली आएगा। जैसे तुमको अच्छा लगे, ज्यादा अच्छा लगा ब्लैक वाला, ऊपर वाला, रेड वाला? समझ में आ रहा है? वेटेड एवरेज। तो अभी क्या हुआ, अब अगर अपने पूछेंगे बता भाई 31 मार्च के दिन तेरे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, तो बोला 1 लाख, बट उससे बात थोड़ा ना चलेगा, अपने को तो पता करना है एक ऐसा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो अपने बोल सके कि ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर कितना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग था, ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर कितना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग था, वो 1 लाख नहीं था, क्योंकि आपने उसमें से 90,000 शेयर्स तो मिडिल ऑफ द ईयर में इशू किया है। ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर 55,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग था, तो आप बोलोगे यहां पे 2,38,000 डिवाइड बाई 55,000, आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर का अमाउंट चेंज हो जाएगा, बोलो कितना? आ गया ना? 4 पॉइंट, ठीक है, 4.32 के बाद नहीं चाहिए मेरे को, रखो अपने पास। चलो इसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर क्या कितना होगा बोलो? तो हर चीज, मेरा रफ वर्क भी कॉपी कर लेना है, फेयर वर्क भी कॉपी कर लेना है। वानोस के लिए अभी तक जो चल रहा था वो था पाफेश के लिए, अब एग्जाम्पल जो है वानोस के लिए। तुम ऐसे लिख सकते हो फॉर वानोस। एग्जाम्पल नंबर बता दो कितना है?
हाँ, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ अपना। आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज ऑन 1 April 25, एज ऑन 1 April 25 इक्वल टू 1 लाख। फर्दर on 1 July 25, 80,000 shares were issued. On 1 October 25, 40,000 shares were bought back. On 1 December 25, 55,000 shares were further packaged for financial year 25-26 equal to rupees lakh. कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। देखो, इस क्वेश्चन में हम तुमसे पाफेश में मेहनत नहीं करवाएं, इतना देर से अपने पाफेश का मेहनत कर लिए। जो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनेगा उसमें पाफेश और वानोस दोनों में मेहनत करवा लेगा और फिर उसको 7 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा। करेक्ट है ना? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर ऑन 1 April 25। हाँ, टाइमलाइन में हम दिखाएंगे तुम लोग, बट एक बार देखो, अभी अभी हम 2 मेथड बताए थे, 2 में से एक मेथड ही सजेस्टेड रहेगा अल्टीमेटली। फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम तुमको दोनों तरीका बताएं टाइमलाइन में, देख तुम ऐसे सोच ले या वैसे सोच ले, बट अभी ये वाला सम सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे कौन सा बेटर है। देखो, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर कितना है स्टार्टिंग में? 1 लाख। 1 जुलाई 25 को आपने 80,000 शेयर और इशू किया। 1 अक्टूबर को 40,000 शेयर आपने बाईबैक कर लिया, तो बाईबैक की वजह से नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज हो जाता है। आउटस्टैंडिंग कितना है? 1 लाख। आपने इशू किया और 80,000, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 1,80,000। फिर आपने 40,000 शेयर वापिस से शेयर होल्डर लोग से बाई बैक कर लिया, तो नंबर ऑफ शेयर 140 हो गया। फिर 50,000 शेयर आपने और इशू किया, तो कितना हो गया? 190। अब अगर कोई 31 मार्च 26 के दिन, 31 मार्च 26 के दिन कंपनी से पूछता है, भाई कंपनी बता तेरे पास कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो बोलेगा 1,90,000। बट क्या वो वेटेड एवरेज है? नहीं, अपने को चाहिए वेटेड एवरेज, क्योंकि आप पाफेस्ट तो लेते हो फॉर द पीरियड, तो फिर नंबर ऑफ शेयर भी फॉर द पीरियड कितना आउटस्टैंडिंग था वो लो ना। नंबर ऑफ शेयर भी फॉर द पीरियड कितना आउटस्टैंडिंग था? 1,90,000 तो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च, वो फॉर द पीरियड थोड़ा ना आउटस्टैंडिंग था, इसलिए अपने को वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है। एक बार टाइमलाइन में इसको समझते हैं, आप लोग भी टाइमलाइन बनाओगे। अच्छा, तुम लोग पहले कैलकुलेट करना एक बार अपने आप ट्राई करना चाहता है क्या? हम वेट कर रहे हैं 2-3 मिनट, अपने आप ट्राई करो। यस श्रुति, ये वाला एग्जाम्पल वापिस से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बाई चांस अभी अभी जो एक्सप्लेन किया तो नहीं समझ में आया था, तो इस एग्जाम्पल में पक्का समझ में आ जाएगा। तो रफ वर्क कर रहा है ना, फेयर वर्क में जैसे हम प्रॉपरली लिखवाएंगे वैसे ही लिखना। 150 to 500 मेरे पास एक आंसर आया है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है ये, है ना, वानोस है, बीपीएस नहीं है, सीधा वानोस चाहिए खाली।
वानोस मेरे पास आंसर आ रहा है 152 500। अभी नहीं पता कि ये करेक्ट है कि नहीं है, देखते हैं, चेक करेंगे। तुम ट्राई नहीं कर रहा, नहीं करेगा? डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो 1 मिनट और रुकते हैं। डन। ट्राई नहीं हो रहा है प्रॉपरली, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कहाँ चैलेंज आ रहा है। फास्ट हो रहा है, नहीं हो रहा तो ट्राई करो। ये आंसर है, कोई जरूरी नहीं है, दिस में भी रॉन्ग। अच्छा लो, बोल ही दिया, अगला खुद ही बोल दिया रॉन्ग है। हो गया, 1 सेकेंड। अच्छा, अभी नया आंसर क्या आया है वानोस का? अगेन आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक करेंगे तब बता पाएंगे क्या करेक्ट है। यही आएगा, फैंटास्टिक, वेरी गुड। कर पाना चाहिए। ये देखो, स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 25। बोलो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर कितना है? चेंज कौन से दिन आया पहला चेंज? कितना हुआ, प्लस माइनस क्या हुआ? ठीक है, प्लस 80,000 होके 180 हो गया। नेक्स्ट चेंज किस दिन आया? फर्स्ट दिसंबर 25 प्लस 50,000 होके ये हो गया 1,90,000। ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 26। ठीक है, ये टाइमलाइन तुम लोग बना रहे हो साथ साथ, है ना? एकदम इजी ब्रेकडाउन करके देखो ना, एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन को, सिंपल सा चीज है। ये कितना महीना हुआ बताओ तो? फिर ये बताओ, अक्टूबर और नवंबर 2 महीना ही तो हुआ। और फिर फर्स्ट, ठीक है, 55 के हिसाब से आया आंसर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताओ, दिसंबर जैन फेब मार्च 4, देखो 3 3 2 4 टोटल मिलाकर के 12 महीना होना चाहिए, क्योंकि पूरा साल तो 12 महीना का ही है, ये हिसाब मिलना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स तो 12 का आना ही चाहिए ना। अब तुम क्या बोलोगे, सर 1 लाख वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, 180 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, 140 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, 190 वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर 4 मंथ्स। ऐसे बोलोगे ना कि सर 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है जो आउटस्टैंडिंग है 3 महीने के लिए, 180 है जो आउटस्टैंडिंग है 3 महीने, 140 है जो आउटस्टैंडिंग है 2 महीने, 190 है जो आउटस्टैंडिंग है 4 महीने। तो तुम अलग तरीके से, एक और तरीका जो अपने सीखे थे बोलने का, देखो उसमें क्या बोलोगे, उसमें तुम ये बोलोगे सर दिस 1 लाख इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर, फिर बोलोगे ये वाला 80 आउटस्टैंडिंग फॉर 9 मंथ्स। रुक जाना, रुक जाना, फिर ये -40, तो इसका मतलब ये 6 महीने का 40,000 का शेयर को माइनस कर दो,
तो तरीका ये वाला ज्यादा अच्छा नहीं है। ये ऑल्टरनेटिव 2 बेटर दिख रहा है अब तुम लोग को। ये वाला ऑल्टरनेटिव 2 है जो हम तुम लोग को दोनों तरीका बताए थे ना, रेड और ब्लैक, ये ब्लैक वाला तरीका है। और अब तुम लोग को यही वाला बेटर लग रहा है। अभी तुम लोग एकदम प्लीज मत लिखना, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। तुम इसको ऐसे कर सकते हो, 1 लाख आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, 180 आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, 140 आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, 190 आउटस्टैंडिंग फॉर। तो इसको वेटेड एवरेज करने का ना एक और तरीका होता है। प्रोडक्ट पहले बता दो, 1 लाख इंटू 3 लाख, 180 इंटू 3 540, 280 और ये बोलो 760, टोटल बोलो क्या चीज के लिए? कितना? 18,80,000, 18,80,000 डिवाइड बाई इसका टोटल 12, बोलो कितना आ रहा है? एक्सेलेंट, 15,667 जो आंसर दिया था वो एकदम करेक्ट है। क्या आ रहा है वेटेड एवरेज? तुम ऑब्वियसली ये वाला चीज भी कर सकता था, 1 लाख इंटू 3/12। हाँ कैलकुलेटर में भी हो जाएगा। 1 लाख इंटू 3/12 कर दिया, फिर 180 इंटू 3/12 कर दिया, 140 इंटू 2/12 कर दिया, 190 इंटू 4/12 कर दिया। तुम वैसे ही किया है ना, एक एक करके। एकदम इसी चीज को, एग्जैक्टली यही वाला चीज को हम एक और तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो सर, 1 लाख 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग था, प्लस क्या वो भी कर सकते हैं। वो वाला चीज तो अभी हम बता ही नहीं है। तुम एक बार पहले यही वाला स्ट्रॉन्ग करो ना, बिकॉज एग्जाम में ये वाला फॉलो करना है। पहले इसी को समझो। ये तुम लिख सकते थे तो सर 1 लाख इज फॉर 3 मंथ्स, 180 फॉर 3 मंथ्स, 140 फॉर 2 मंथ्स और फिर 190 फॉर 4 मंथ्स। जब तुम इसका आंसर निकालोगे तो ये 156667 आएगा। ये तो इजी है, ये तो जो डिस्कस किए थे एग्जैक्टली वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। चेक करो, ये तो इजी लगना चाहिए। अभी आया एक बार में। M+M+ यूज करके भी तुम कर सकते हो, ऑब्वियसली करेक्ट है। लेकिन अगर कोई बाई चांस दूसरे तरीके से सोचने लग जाए, एग्जाम में ऐसा हो सकता है और कुछ कुछ बुक्स में भी तुमको देखने मिल जाएगा, तो तुमको फिर दूसरा तरीका भी बता देता है। फंसने का कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा तरीका अगर तुमको समझ में आता हो तो तुम ये भी कर सकते हो। देखो क्या सर, पहले तो ये 1 लाख को तो हम पूरा 12 मंथ्स मान लेंगे, ठीक है, पूरा 12 मंथ्स मान लेंगे, इंटू 12/12 कर दिए, ठीक है। फिर ये 80,000 को हम 3 मंथ्स क्यों, ये यहां से 1 जुलाई से 31 मार्च, जब तुम यहां से, एक मिनट, जब तुम ये 1 अप्रैल से 31 मार्च गया तो तुम 12 मंथ्स बोल दिया, तो अब यहां से ये इधर ही क्यों जाएगा? इसको भी इधर लेके जा, इसको भी 9 मंथ्स बोल, 80,000 इंटू 9/12। अब ये देख -40 हो रहा है, तो जब ये -40 हो रहा है तो -40 इंटू यहां से कितना महीना है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीना है ना, तो 6/12 और फिर ये वापिस से +50 हो रहा है। ये कितना महीना, 4 महीना। तो ये 1 लाख इंटू 12/12 तो 1 लाख आया। 80,000 इंटू 9/12 60,000 आया। ये 40,000 इंटू 6/12 20,000 का नेगेटिव आया। 50,000 इंटू 4/12 1/3, ये कितना हो रहा है, 16,667। बोलो ये 3 में से कोई सा तरीका किया होगा ना। तुम और कॉम्प्लिकेटेड किया ना। सबसे बेस्ट तरीका सर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन फास्ट होता है। तुमको जैसे करके देखना है देख लो। 1,56,667 आ रहा है। अगर तुम बाई चांस इसको पूरा 12 मंथ्स लेते हो तो इसको भी फिर 9 मंथ्स लो, और इसको -6 मंथ्स लो, और इसको +4 मंथ्स लो।
तुम ऐसे प्लस माइनस करके निकालो, या इस फॉर्मूला से निकालो, या ये प्रोडक्ट वाला टेक्निक यूज करो, जैसे करना है करो, 1,56,667 तो अल्टीमेटली आएगा ही। एग्जाम में बेटर तरीका आई एम सेइंग ये वाला है, प्रोडक्ट वाला, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होता है और एग्जामिनर को भी तुम प्रेजेंट करते हो, ये ब्रैकेट वगैरह लिखने से भी बेटर ये वाला तरीका होता है। अगर तुमको एकदम कंफर्ट है कि नहीं सर मेरे को कोई चैलेंज नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वली गुड है ये वाला तरीका, ये तो बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है। हाँ, फालतू में प्लस माइनस के चक्कर में कंफ्यूज और हो जाएंगे, इसलिए उसको इग्नोर कर दो। अच्छा, ये टाइमलाइन तुम लोग बना चुका है, अभी लिखवा रहे हैं ना, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, number of outstanding shares, number of months, product। बचपन में किया होगा ना प्रोडक्ट, कहीं तो अप्लाई किया होगा ये प्रोडक्ट मेथड, तो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जहां पे भी तुम लोग कभी भी वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया है तो तुम लोग ये वाला तरीका देखा जरूर है, याद नहीं है अलग बात है, क्योंकि बहुत ही लापरवाही के साथ पढ़ाई किया गया है। कितना, 3 मंथ्स, 140 फॉर 2 मंथ्स एंड 190 फॉर 4 मंथ्स। प्रोडक्ट क्या होता है सर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए इंटू बी है, तो बोलते हैं प्रोडक्ट। तो तोड़ दो, तो इमिटेट किया है। टोटल कितना आ रहा था, 18C, और ये हुआ समीशन ऑफ द प्रोडक्ट और ये हुआ समीशन ऑफ द वेट, नंबर ऑफ मंथ्स यहां पर वेट है, दिस इज 12, therefore 1 is equal to 18,80,000 divided by 12 which is equal to 1,56,667। लिख लो ऑल्टरनेटिवली, बस। हाँ, दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं दिखाएंगे, वो बेकार है। ये बात तो इसका, वो सब बात नहीं, फालतू बात नहीं। $25,000 प्लस 45,000 प्लस कितना आ रहा है, 140 इंटू 2/12 बता दो, गंदा सा नंबर आएगा। 1,40,000, वही तो, मतलब 23,333, और ये प्लस
लास्ट में राउंड ऑफ कर देना, क्योंकि नहीं तो वो है ना 156666 आ जाएगा, 156666। हाँ तो वो भी लिख सकते हो। चलो बोलो 6। Therefore, basic earning per share is equal to Pafesh by Vanos. पाफेश कितना था? 15 लाख। वानोस अपना आया 1,56,667। 9 पॉइंट। इजी लग रहा है? बहुत इजी लग रहा है। आएगा बेटा, अभी शुरू नहीं, खत्म नहीं हो गया, मतलब इतना थोड़ा रिस्पेक्ट देते चल, ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड बता देगा। श्रुति अभी क्लियर है क्या? कंफर्म करना, या अभी भी कोई डाउट है? मेमोरी। अच्छा, अभी यहां पे क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू हो रहा है, शेयर्स बाईबैक हो रहा है, ये सब हो रहा था। अब एक डिफरेंट सिनेरियो का बात करते हैं, जहां पे 1 लाख शेयर्स स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, लास्ट तक भी 1 लाख शेयर ही आउटस्टैंडिंग था। ड्यूरिंग द ईयर कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ, ड्यूरिंग द ईयर कोई भी शेयर मान लो बाईबैक नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस जो था ना, लेकिन के बाद वाला बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सुनो। तो ओपनिंग बैलेंस जो था ना 1 लाख शेयर, वो पार्टली पेड था, वो था ₹8 पेड अप। और मिडिल ऑफ द ईयर दैट इज 1 अक्टूबर को जो उसका बचा हुआ ₹2 था, वो भी रिसीव। बात समझ में आ रहा है? फिर से सर टाइमलाइन अभी लिखना कुछ नहीं है, वापिस एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इसका एग्जांपल बना के लिखवाएंगे। तो अभी कॉपी करने का कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट अप्रैल 25 के दिन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है? 1 लाख ही है। बट सर ये फुल्ली पेड नहीं है अभी। अभी ये कितना पेड अप है? इसको बोलते हैं 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड। फिर फर्स्ट नहीं, अक्टूबर लेते हैं, अक्टूबर 25 को ₹2 per share received and shares become fully paid। तुमको फील आना चाहिए कि सर ये सिमिलर चीज हो रहा है, बस वहां पे नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से आप बता रहे थे, यहां पे अमाउंट के हिसाब से आप देखो। तो अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर तुमको यहां पे पूछे 31 मार्च 26 के दिन पूछे, बताइए आपके पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 लाख। फिर हम पूछे बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो आप बोलोगे 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना था सर? 1 लाख। बट सर पेड अप अमाउंट इज डिफरेंट। तो क्या खाली ये 1 लाख थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग बोलना सही बात है? क्योंकि आपके पास अमाउंट बीच में आया ना, थोड़ा ज्यादा पैसा आया ना, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ₹10 का अगर एक एक शेयर माने, तो बताओ कितना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। अगर 1 लाख शेयर 10-10 रुपया का है बट ₹8 ही पेड अप है, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट बोलो तो 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 8 बोलो तो कितना होता है? 8 लाख रुपया। 8 लाख को डिवाइड बाई 10 कर दें, कितना आता है? 80,000। कैन वी से यहां पर सर इफेक्टिवली ना आप ऐसे बोल सकते हो कि 80,000 शेयर्स वर ओनली आउटस्टैंडिंग। इफेक्टिवली ओनली 80,000 शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग। ये यहां पे जाके पूरा 1 लाख बना है,
क्योंकि 10-10 रुपया तो फुल्ली पेड यहां हुआ है। बात समझ पा रहे हो सर? इफेक्टिवली आपके पास पैसा कितना था यहां पर? 8 लाख रुपया ही था। ऐसे बोलने को तो फेस वैल्यू 10-10 रुपया है, लेकिन आपके पास तो खाली 8 रुपया ही था ना। तो आप ऐसे बोलिए कि 80,000 शेयर ही, नॉट 1 लाख, 80,000 शेयर ही आउटस्टैंडिंग था फॉर फर्स्ट 6 मंथ। ये 1 लाख तो जाकर के यहां पे कंप्लीट हुआ है। नाउ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 लाख शेयर वॉज आउटस्टैंडिंग। बोलो इफेक्टिवली ये बात करेक्ट है? ये तो सही बात होगा ना। नहीं तो आप बोल देंगे अगर थ्रू आउट द ईयर पूरा 1 लाख शेयर ही आउटस्टैंडिंग था, पूरा पैसा तो मिला हुआ नहीं था ना। आइडिया क्या है ईपीएस का? आइडिया ये है ऑन एन एवरेज एक फुल्ली पेड शेयर पे आपने कितना रुपया कमाया ड्यूरिंग द ईयर। ऑन एन एवरेज एक फुल्ली पेड शेयर पे आपने कितना रुपया कमाया। तो ये यहां पे तो फुल्ली पेड नहीं था, यहां पे तो खाली 8 रुपया पेडअप था। 1 लाख शेयर्स 8 रुपया पेडअप बोलने से बेटर अभी अपने ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त इसको बोले कि 80,000 शेयर फुल्ली पेडअप, 80,000 शेयर्स फुल्ली पेडअप। यहां पे 1 लाख शेयर्स फुल्ली पेडअप। पक्का? अब तो इजी है सर, निकाल लोगे 80,000 फॉर 6 महीना मतलब 40,000, और ये 50,000 मतलब थ्रू आउट द ईयर 90,000 शेयर्स ऑन एन एवरेज। 90,000 शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 90,000। बात समझ में आ रहा है? पक्का? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ऐसे हेडिंग में लिख दो पार्टली पेड शेयर्स। पहले लिखो पाफेश। पाफेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज इक्वल टू ₹5 लाख। On 1st April 25, 1 lakh shares of ₹10 each, it paid up was outstanding. On 1st July 25, ₹1 was called and received on 1 lakh outstanding shares. On 1st January 26, remaining ₹1 was called and received on 1 lakh outstanding shares, and they became, बोलो क्या? During the year, there was no or buyback of capital. Calculate basic earnings per share. तो अभी अभी फंडा बताएं उसके हिसाब से अपने आप कर सकते हो, कर सकते हो एकदम। ट्राई करो, रफ वर्क ट्राई करो, सोल्यूशन
इजी एकदम। हुआ? कितना आ रहा है? राइट है। देख ऐसे ही दिख रहा है, 80,000 फॉर 3 महीना, 90,000 फॉर 6 महीना, 1 लाख फॉर 3 महीना। दिख रहा है जो बोले वो दिखा? 80,000 3 महीना, 90,000 6 महीना, 1 लाख 3 महीना। टाइमलाइन। फर्स्ट अप्रैल 25 कौन से डेट में ट्रांजेक्शन हुआ? 1 जुलाई 25 और फिर हुआ 1 जनवरी 26। यहाँ पे अपना ईयर एंड आ गया 31 मार्च 26, जहाँ पे आउटस्टैंडिंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 पेड। कितना महीना बोलो तो? 3 मंथ्स। फिर यहाँ पे क्या हुआ? 1 कॉल्ड एंड, यहाँ पे क्या हो गया? 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 each, ₹9 पेड। ये तो हो गया ना? और फिर ये कितना महीने तक आउटस्टैंडिंग चला? 6 मंथ्स। बिल्कुल भी नहीं, ये टाइमलाइन सिर्फ तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में टाइमलाइन नहीं बनाना, एग्जाम में टाइमलाइन के बाद का जो काम है बस वो करना है। ये टाइमलाइन एग्जाम में नहीं बनेगा, एग्जाम में सीधा आंसर यहां से स्टार्ट होगा। रफ करो, हाँ अरे बाबा एग्जाम में अगर तुम ये बनाओगे तो एग्जामिनर विल बी हैप्पी। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम इसको इतना टाइम दो। हाँ, सही बोला। तो अभी बताओ ये क्या होगा? रिमेनिंग ₹1 कॉल्ड। एंड ऑब्वियसली अगर तुमको मान लो रफ वर्क में टाइमलाइन बनाना भी है, तुम इतना सजा के इतना डिटेलिंग लिखोगे नहीं, खाली नंबर्स जो तुमको जानना है बस वो फटाफट लिखना। ये तो अभी तुम रिवाइज करते समय इसको एक बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बस इसलिए लिखवा रहे इतना क्लास नोट्स में। ₹1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड। ये फुल्ली पेड कितने महीने चला? 3 मंथ्स। अब देखो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं इफेक्टिवली, इफेक्टिव इफेक्टिव नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बोलो। कैसे बोलेंगे पता है? 1 लाख इंटू 8 डिवाइड बाई 10। 1 लाख इंटू 8 डिवाइड बाई 10, तो 80,000 आया क्या? इफेक्टिव नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इज 80,000। यहां पे बोलो इफेक्टिव कितना है? 1 लाख इंटू 9, 1 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 10, 90,000। 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 10 मतलब 1 लाख ही हो रहा है। मतलब अपने बोलेंगे 80,000 शेयर आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, 90,000 शेयर आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ्स, 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग फॉर 3। समझ गया? टेबल के फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे इज द क्वेश्चन, राइट? देख अब ये टाइमलाइन तो तुमको समझाने के लिए बताएं।
देखो कैलकुलेशन ऑफ देखो पेड अप पर शेयर पहले 8 था, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया। करेक्ट है। इफेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 कैसे लिखेंगे सर? ये देखो यहां पे हम कैलकुलेशन इसमें दिखा रहे हैं सर। 1 लाख शेयर है आपके पास, इसमें 8 पेड अप है, बट ये डिवाइड बाई 10 कर दें तो ये आ रहा है 80,000। यहाँ पे 1 लाख शेयर है आपके पास, इसमें 9 पेड अप है, बट फेस वैल्यू 10 रुपया है। इफेक्टिव नंबर ऑफ शेयर अपने बोल सकता है 10,000 90,000 है। 1 लाख आपका 10 रुपीज का फुल्ली पेड शेयर है, तो आउट इफेक्टिव भी 1 लाख ही हो गया। बात समझ रहे हो? नंबर ऑफ मंथ्स अब तुम बता दोगे, अब तो हो गया ना नंबर ऑफ मंथ्स 363। अब प्रोडक्ट, हाँ वैसे भी कर सकता है। हाँ तुम ठीक बोल रहा है कि यहाँ पे 24,000 लिख सकते हैं, या 45 लिख सकते हैं, या 25 लिख सकते हैं। ये तो बोल रहा है 24,000, 45,000 और 25,000। और या फिर तुम प्रोडक्ट भी लगा सकता है, जैसे करना है कर लो। 80,000 इंटू 3 2,40,000। ये कितना आ रहा है? ये कितना है? 54 आया ना, 5,40,000 आ गया ये तो, और ये 3 लाख आ गया। टोटल बोलो तो। 10,80,000, और इसका समेशन कितना आ रहा है? 12। 10,80,000 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, सॉरी ये 24 नहीं आता। ये अगर तुम वैसे कैलकुलेट करता ना 80,000 इंटू 3/12 करता तो ये आता 20,000। 20, 45, 25। समझ गया? अगर तुम डायरेक्टली करता 80,000 इंटू 3/12, ये आता कितना? 20,000। 90,000 इंटू 6/12 ये आता 45,000। 1 लाख इंटू 3/12 ये आता 25,000, और यहां पे टोटल सीधा निकल के आ जाता है 90,000। मतलब तुम इसको ऑल्टरनेटिवली इफेक्टिव नंबर ऑफ शेयर जो आया ना, उसके बाद तुम ऐसा कर सकता था 80,000 इंटू 3/12 प्लस 90,000 इंटू 6/12, 1 लाख इंटू 3/12। बोलो कितना? हम टोटल एक साथ लिख दिए 90,000। आ रहा है? समझ में भी आ रहा है? तो BEPS डिवाइड बाई 90,000 शेयर्स, बोलो कितना? सेकेंड डेसिमल प्लेस तक बोल दो। बोलो तो पूरा बोलो। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपने कंटिन्यू करें, उसके पहले एक बार, ये एग्जाम में आया हुआ 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा इसमें डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है, बट BEPS भी है। देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पी लिमिटेड। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रफ वर्क खाली करके करना है। इसमें कैलकुलेट बोला बेसिक ईपीएस, मतलब जो BEPS अपने इतना देर से सीख रहे हैं
और दूसरा है एक डाइल्यूटेड ईपीएस, जो अपने अभी तक सीखे नहीं है, सीखेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में अपने अभी तक कुछ भी बात नहीं की है। नेक्स्ट क्लास पूरा डाइल्यूटेड ईपीएस में जाएगा। थोड़ा सा डिस्कशन करते ही पूरा का पूरा डिस्कशन डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तुम खाली बीईपीएस पे फोकस करो, खाली बीईपीएस पे फोकस करो। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 12 करोड़ 50 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 2,50,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है ₹30 लाख। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। करेक्ट है? ये अपने कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जस्ट तुम लोग को शो कर रहे हैं अभी। एक और क्वेश्चन पेपर, कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर पूछा है, एकदम सीधा सीधा प्रॉफिट दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स का भी कैलकुलेशन तुमको इजीली अपने निकाल लेंगे। अभी देखो, अपने आज के क्लास में जो किए हैं एक बार फटाफट से हम पहले रिकैप कराते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या अपकमिंग है वो बता देते हैं। आज का क्लास रिकैप में और 10 मिनट लगेगा। आज का क्लास तो रिकैप करें। सुनो, अपने आज ये इंडेस नंबर नहीं पता, इंडेस 33 अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर में अपने अभी तक जो किए हैं वो है बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर, जिसके ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स। फिर अपने बात की कि सर जो पाफेश अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है ना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो कैलकुलेट करना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो देखिए, आपका अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट तो पहले माइनस करिए ही करिए, तो आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स हटा दीजिए तो आपको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोला है, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब पहले प्रेफरेंस डिविडेंड भी बांट दो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी बांट देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें बात जो ध्यान रखने लायक ये है कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं वो कब पे करते हैं? जब प्रॉफिट होता है सिर्फ तभी पे करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, वरना नहीं पे करेंगे। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी दो तरह का होता है, एक होता है क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरा होता है नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में अपना इंडेस क्या बोलता है कि देखो भाई, आपको आज अगर इस साल में करंट ईयर में अगर डिविडेंड नहीं भी देना पड़ा तो भी वो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा, और नेक्स्ट ईयर में अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर भी मान लो आपने लॉस किया तो कोई बात नहीं, उसके बाद वाले साल में देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ये अक्यूमुलेट होता है, तो आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच लीजिए और क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भले ही प्रेफरेंस शेयर डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो करंट ईयर में, आपको लेस करना ही करना है। करेक्ट? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करते समय, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करते समय क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना ही करना है। नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो लेस करेंगे, वरना लेस नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नॉन क्यूम्यूलेटिव के केस में अगर डिक्लेयर हुआ है, दैट इज पे हुआ है, तो ही लेस करेंगे, नहीं तो नहीं लेस करेंगे। करेक्ट? इसका मतलब सर अगर लॉस हो गया ना, तो लॉस के केस में भी प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो डिडक्ट होगा, नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट नहीं होगा। करेक्ट है? तो अपने को अकॉर्डिंगली प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा, जो कि बड़ा सिंपल सा चीज था और वो हम लोग इजीली देख भी लिए। नेक्स्ट बात आया सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स का। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब ये होता है ड्यूरिंग द ईयर ऑन एन एवरेज कितना नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग था। फिर से वर्ड्स पे ध्यान देना, ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग द होल ईयर कितना नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग था। करेक्ट? तो इसमें सर क्योंकि अपने जब नॉर्मली खाली पूछते हैं कि बताओ कितना नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो वो एज ऑन अ डेट का डेटा मिलता है, दैट इज नॉट करेक्ट। आपको पूरा साल भर में कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आया है इसको देखना पड़ता है। पूरे साल भर में
इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आया है, इसको नोट करना पड़ता है। अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर नया शेयर इशू हुआ है, या फिर अगर कोई शेयर्स बाईबैक हुआ है, या फिर पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड में कन्वर्ट हुआ है, ये तीनों चीज को अकाउंट फॉर करना पड़ता है। करेक्ट है? अगर कोई नंबर ऑफ शेयर्स नया इशू हुआ, या फिर बाईबैक हुआ, या फिर पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली में कन्वर्ट हुआ, ये तीनों साथ में भी हो सकता है क्या? यस सर, तीनों साथ में भी हो सकता है। और जो एक बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, उसमें तो सर आपको पाफेज का कैलकुलेशन भी पूरा बोल सकता है करने के लिए। पाफेज के कैलकुलेशन में भी प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव वाला, नॉन क्यूमुलेटिव वाला दोनों दे सकता है, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का भी पूरा कैलकुलेशन करा सकता है, जिसमें आपको शेयर्स इशू भी दे देगा, बाईबैक भी दे देगा, पार्टली पेड शेयर्स भी दे देगा। हो सकता है ऐसा? करेक्ट है? तो अपने को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते समय अपने एक टेबल बनाते हैं अपने, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक ऐसा कॉलम बनाएं जिसमें इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना कितना है वो बता सके। अगर पार्टली पेड है तो उसको इफेक्टिव में कन्वर्ट करके एक कॉलम चाहिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना कितना है, और वो कितने कितने मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग था। तो प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे वेट से। अब इधर वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स वाला कॉलम वेट होता है, तो समीशन ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? अपने आज के क्लास में पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखे कि किस ईपीएस का क्वेश्चन बहुत कॉमनली 7 मार्क्स का पूछता है। हम आज के क्लास में आपको सॉल्व नहीं करवाएं, क्योंकि आधा पर्दा अभी तक अपने जाने हैं। नेक्स्ट क्लास तक अपने को और कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञान जब हो जाएगा तो अपने पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे और आप बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग है ये वाला इंडेक्स। और अभी नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा मसाला जब आएगा तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय। अच्छा, कल तुम लोग का क्लास जो है वो 8:30 पे है, करेक्ट? हाँ हाँ, ऑनलाइन हम अभी तक बंद नहीं किया है। तो कल मॉर्निंग में क्लास है, मॉर्निंग 8:30 AM पे क्लास है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग कल 8:30 पे अपने मिलते हैं। बाय। हाँ, 11 बजे क्लास लेना पॉसिबल नहीं है मेरे।